तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले कल मैं कहानी नहीं सुना पाया और उसके बारे में मैंने अपडेट डाली थी और बात यही थी कि तबीयत काफ़ी ख़राब थी, थोड़ा सा टाइफाइड जैसी दिक्कत लग रही थी, इधर उधर घूम रहा था, शायद थोड़ी बहुत ठंडक भी लग गई थी, इस वजह से कहानी आपके सामने लेके नहीं आ पाया। लेकिन आज से रिदम बिल्कुल बन चुका है और तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक रही। तो जो बातें मैंने आपसे बोली हैं कि दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो अलग अलग न्यूज़ अपडेट, वो तमाम चीज़ें आपके सामने कल से आती रहेंगी। और प्रयास यही है कि जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो अपने आप को थोड़ा सा टॉप लेवल पे रखा जाए। एक कहानी सुना के बाकी पूरा दिन चैनल से गायब रहना और ख़ासकर तब जब वही काम करना है पूरी लाइफ, तो सही नहीं है। जब तक आदमी नौजवान है उसको मेहनत करनी चाहिए और इसी उम्मीद के साथ अब लगूंगा कल से। बाकी जैसा होगा रिस्पांस आप खुद देखेंगे। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी कोई मुकम्मल कहानी नहीं है, एक न्यूज़ है। लेकिन मुझे लगा कि इस न्यूज़ के बारे में आपको डिटेल में इस वजह से बताया जाए क्योंकि इस न्यूज़ के 2 पहलू हैं और दोनों ही पहलू ऐसे हैं कि जो सामाजिक सौहार्द होता है उसको खराब करने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आपको डिटेल में बताता हूं। बात उत्तर प्रदेश के मेरठ की है और इसी मेरठ में एक थाना लगता है सरधना थाना। और ये थाना काफ़ी मशहूर है क्योंकि लगभग मैंने 15 से 20 कहानियाँ इस सरधना थाना के अंदर जो कुछ घटना हुई है पिछले 2-3 सालों में उसको मैंने आपको सुनाया है। और इसी सरधना थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, कपसड़ा गांव। और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक महिला थी जिसका नाम था सुनीता, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रूबी। बाकी परिवार में और लोग, तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। गरीब परिवार था, ज़्यादा कोई पैसे के संसाधन था नहीं। इसी बीच रूबी की शादी भी फिक्स हुई थी। इसी अप्रैल मई महीने में रूबी की शादी भी होनी थी। लिहाजा घर वाले खर्चों के बोझ के तले दबे हुए। एक उम्मीद की बिटिया की शादी धूमधाम तरीके से कर देंगे तो कम से कम एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बाकी फिर अपने परिवार के बारे में ये लोग सोचेंगे। पूरे परिवार वाले जो थे तैयारी में लगे हुए थे। इसी बीच 8 जनवरी की बात है, महज 2-3 दिन पहले की। 8 जनवरी 2026 को रूबी अपनी मां सुनीता के साथ खेतों के लिए जाती है। अब रूबी और सुनीता दोनों बातचीत करते हुए खेतों के लिए जा रहे हैं। इसी दौरान पीछे से कुछ आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती है तो दोनों पीछे देखते हैं। जब पीछे देखते हैं तो गांव का एक लड़का जिसका नाम था पारस, वो खड़ा था। जैसे सुनीता उसको देखने के बाद चेहरे का भाव सुनीता का बिगड़ जाता है। पूछती क्या है। इस पे पारस कहता है कि मैं अपनी रूबी को लेने आया हूं। ये शब्द जब सुनीता सुनती है तो सुनने के बाद काफ़ी नाराज होती है और कहती है कि क्या तुमको अभी तक इतनी बदनामी करवाने के बाद चैन नहीं मिला। अब इसी बात पे सुनीता और पारस दोनों लड़ने लगते हैं। काफ़ी गाली गलौज होती है। इसी दौरान किसी धारदार हथियार से जो पारस था वो सुनीता के ऊपर वार करता है। जैसे ही वार करता है सुनीता गिर जाती है। उसके बाद पारस रूबी को ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बैठाता और बैठाने के बाद वहाँ से लेके फरार हो जाता है। अब इधर सुनीता चीखती है, चिल्लाती है। आसपास के तमाम लोग चीख पुकार सुनते हैं। चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के तमाम लोग आते हैं। आने के बाद सुनीता को जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसी बीच ये पूरी बात गांव में फैल गई कि गांव के एक लड़के ने यानी पारस ने सुनीता को मार दिया और रूबी को किडनैप कर लिया। धीरे धीरे मामला पूरे विधानसभा में तूल पकड़ता है। अब चूंकि जो रूबी थी वो दलित समाज से थी और जो सुनीता या माफ करें जो पारस था वो राजपूत समाज से था, तो फौरन ये मामला अगला बनाम पिछड़ा हो गया। इसके बाद धीरे धीरे इस मामले को और तूल पकड़ाया गया। वहाँ के जो विधायक साहब थे वो मौके पे पहुँचते हैं, घर वालों से मिलने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच पुलिस की भारी फोर्स वहाँ पे तैनात होती है। विधायक और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद तो इसी ने वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, मामला और तूल पकड़ लिया। जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर रावण, उन तक ये बात पहुंची। वो भी अपने लाव लश्कर के साथ मेरठ पहुंचने लगे, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पे उनको रोका गया कि आप ना आए, नहीं तो माहौल ख़राब होगा। अब वो जब रोके जाते हैं तो उन्होंने फिर विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
गाड़ी से उतर के पैदल जाने लगे। पुलिस वाले जैसे तैसे करके उनको रोकते हैं, काफ़ी बहस होती है और देखते देखते ये पूरा मामला हाईलाइटेड हो जाता है। अब इधर ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल तौर पे चलती रही, लेकिन इधर एक क्राइम का भी इन्वेस्टिगेशन एंगल था। तो पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर पड़ा कि भाई फौरन पकड़ो पारस को और इस गुत्थे को सुलझाओ, नहीं तो फिर यहाँ पे बड़ा बवाल हो जाएगा। इसी बीच सुनीता को जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया और डॉक्टरों ने चेकअप किया तो इलाज के दौरान ही सुनीता की मौत हो गई। और जब सुनीता की मौत हुई तो फौरन पुलिस वालों ने कहा कि सुनीता का पोस्टमार्टम करवाया जाए। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कर दिया, रिपोर्ट आ गई, जो कुछ था वही क्लियर हो गया कि किसी ने हत्या की है। लेकिन इसी के बाद परिवार वाले भड़क गए और उन्होंने कहा कि जब सुनीता की मौत हुई तो हमें जानकारी में क्यों नहीं रखा गया, और साथ ही बिना हमें बताए पोस्टमार्टम कर दिया गया, हमें भरोसा नहीं है। गांव के तमाम लोग और इकट्ठा हो गए। इसी दौरान फिर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, हॉस्पिटल के जितने एम्बुलेंस वगैरह थे उनको तोड़ दिया गया। पुलिस वालों से कहा गया कि हम अंतिम संस्कार ही नहीं करेंगे। पुलिस वाले अजब चक्कर में कि भाई अब क्या करें। इसी दौरान अब बड़े बड़े जो आला दर्जे के ऑफिसर थे वो आते हैं, आने के बाद परिवार वालों को समझाते हैं, कहते हैं कि आपके साथ पूरा इंसाफ होगा, हम बहुत जल्द आरोपी को पकड़ लेंगे। परिवार वाले जैसे तैसे करके मानते हैं और मानने के बाद अपनी 4 डिमांड रखते हैं। पहला कि जो उनके घर की बच्ची रूबी है उसको सुरक्षित वापस लाया जाए। दूसरा कि मरने वाले के परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिले, यानी सुनीता के घर में किसी को सरकारी नौकरी मिले। तीसरा 50 लाख रुपए मुआवजा मिले। और चौथा कि इस परिवार से अब इतनी लड़ाई और इतना एक हत्या तक हो गई तो एक शस्त्र लाइसेंस मिले, यानी असलहा रखने की अनुमति। अब ये 4 डिमांड परिवार वालों की तरफ से रखी गई। शासन प्रशासन मान मनोबल करता है, उसके बाद बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन अब बड़ा सवाल कि रूबी और पारस कहाँ है, और पारस अगर रूबी को किडनैप करके ले गया तो किस इरादे से ले गया, कहीं उसने मार तो नहीं दिया, कहीं लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। अब ये तमाम सवाल पुलिस वालों के जहन में, पुलिस वाले पकड़ने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और सबसे पहले पारस के नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं कि नंबर कभी ऑन होगा तो पता चल जाएगा। साथ ही आसपास के तमाम थानों को एक्टिव करते हैं। 2 दिन गुजर गया और अभी कल यानी सैटरडे के दिन गांव का एक झोला छाप डॉक्टर है जिसका नाम है राजेंद्र, उसके फोन पे एक फोन आता है। इधर राजेंद्र के फोन पे फोन आया, इधर पुलिस वालों को सिग्नल मिला कि पारस का जो फोन है वो एक्टिव हो गया है हरिद्वार के पास। अब जैसे ही ये सिग्नल मिला पुलिस वाले फौरन हरिद्वार की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद फौरन पुलिस की एक टीम हरिद्वार में दबिश डालती है और जैसे दबिश डालती है फौरन पारस और रूबी गिरफ्तार हो जाते हैं। रूबी को सकुशल बरामद कर लिया गया, पारस को अरेस्ट किया गया। उसके बाद अब पूछताछ होनी थी और चूंकि मामला हाईलाइटेड था तो फौरन कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना था कि कस्टडी मिल सके और लड़की का क्या करना है वो भी क्लियर हो जाए। अब जैसे ये मामला मजिस्ट्रेट के सामने गया, पूरा जितना माहौल अब तक बना था सारे माहौल में गजब का 180 डिग्री का परिवर्तन आया। दरअसल पारस ने कहानी बताई और ये कहानी गांव के ज्यादातर लोगों ने भी बताई और इस कहानी की शुरुआत लगभग 3 साल पहले होती है। 3 साल पहले गांव के ही बगल में एक इंटर कॉलेज था और उस इंटर कॉलेज में गांव के तमाम लोग पढ़ने लिखने के लिए जाया करते थे और रूबी और पारस का जो घर था 1 किलोमीटर की दूरी पे था। लिहाजा रूबी और पारस दोनों इसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते, दोनों एक ही गांव के, लिहाजा रास्ता भी सेम था। अक्सर दोनों साथ में आया जाया करते। इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। नज़दीकियाँ जब काफ़ी बढ़ गई तो फिर दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए और फिर एक दूसरे से दोनों प्यार कर बैठे। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा। आसपास के कुछ लोगों को इसके बारे में सूचना लगी। इसी बीच कहते हैं कि स्कूल में दोनों पकड़े भी गए थे। लिहाजा स्कूल प्रशासन ने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए इन दोनों का नाम काट दिया और नाम काटने के बाद दोनों की टीसी थमा दी और कहा कि भैया अपना जाओ,
कहीं और पढ़ाई लिखाई करो। बहरहाल इससे ना ही पारस को फर्क पड़ा ना ही रूबी को फर्क पड़ा। दोनों एक दूसरे के प्यार में बेइंतहा पागल थे। लेकिन जब गांव के कुछ लोगों को इसके बारे में भनक लगी तो गांव के लोगों ने फिर इन दोनों को समझाना शुरू किया। रूबी के घर वालों को समझाया कि भाई देखो, तुम दलित समाज से हो और जो पारस है वो राजपूत समाज से है, तो ऐसे हाल में ये अंतरजातीय विवाह गांव में हो नहीं पाएगा और फालतू बड़े लोग हैं, इनके चक्कर में पड़ोगी तो नुकसान ही होगा। अब ये बात जब रूबी के घर वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद डर जाते हैं। इसके बाद सेम चीज़ पारस के घर वालों को भी समझाई गई और कहा गया कि भाई साहब, आपका जो बेटा है एक दलित लड़की के प्यार में इज्जत और आबरू की नीलामियाँ करवा रहा है, राजपूत समाज की शोभा के खिलाफ अंतरजातीय विवाह नहीं होगा। तो पारस के घर वालों ने भी वहाँ पे पारस को थोड़ा सा टाइट किया, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। तो फिर जब दोनों के ही परिवार वालों को और गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, तब ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना रूबी की शादी करवा दें। रूबी की अगर शादी करवा देंगे तो फिर पूरा मामला क्लियर, रूबी अपने ससुराल में। अक्सर ऐसा गांव में होता है और आज भी हमारे देश में होता है कि अगर लड़की किसी से प्यार कर रही हो तो हमारे समाज की न जाने कौन सी बुरी आदत है कि किसी और की गर्लफ्रेंड को किसी और की वाइफ बना के फ़ौरन भेज देते हैं। अब वो पति बेचारा झेले। अब तो जो माँ बाप है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त, अब वहाँ रह के वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करे, उसको पति झेले, ससुराल वाले झेले, बाद में फिर तलाक, बहुत नौटंकियाँ होती हैं। खैर, अब रूबी की शादी फिक्स हो गई और तारीख भी कि इसी अप्रैल महीने में हो जाएगी। लेकिन रूबी और पारस एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने आपस में बातचीत की कि क्या किया जाए। तो दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि काम करते हैं, भाग चलते हैं। दोनों ने प्लान बनाया कि 8 तारीख को तुम निकलना अपनी माँ के साथ, उसके बाद मैं तुमको भगा ले जाऊंगा। पारस पूरी तैयारी के साथ आता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे झड़प हो जाएगी और ये तमाम चीज़ें। जब पूरी घटना का अंजाम हो गया, यानी 8 तारीख को जो कुछ मैंने आपको शुरू में बताया कि माँ के साथ हाथापाई हुई, फिर उसने धारदार हथियार से वार कर दिया। अच्छा, गांव वालों का कहना है कि इसमें रूबी ने भी मारा था। खैर, उसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के साथ भागने का फैसला किया। 8 तारीख को भागते भी हैं और भागने के बाद सबसे पहले दोनों एक कार में खतौली गांव में देखे जाते हैं। उसके बाद खतौली से ये लोग दिल्ली निकल जाते हैं। दिल्ली में एक होटल में ये जाते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि सुनीता की मौत हो गई, चूंकि इन दोनों का प्लान था कि सुनीता को थोड़ी सी चोट लगेगी, वो गिर जाएगी तो फिर भागना आसान होगा। जब दिल्ली में ये लोग देखते हैं कि ऐसा सब कुछ हो गया और मीडिया में अलग अलग जगहों पे कैमरों में तस्वीरें कैद है सुनीता के मरने के बाद रूबी और पारस की तलाशी ली जा रही है, मतलब तलाश की जा रही है, फिर वो दोनों वहाँ से फिर होटल से चेकआउट करते हैं। उसके बाद गुरुग्राम आते हैं। गुड़गांव में कुछ टाइम तक एक दोस्त के पास रहते हैं, उसके बाद फिर सहारनपुर। और इसी दौरान फिर पुलिस वालों के माध्यम से ये सूचना मिली थी और न्यूज़ चैनल पे ये बात चल रही थी कि पारस के माँ बाप तो भाग गए थे, फरार हो गए थे, लेकिन पारस के जो दादा दादी थे वो गांव में रह रहे थे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था दबाव बनाने के लिए। तो ये बात जब पारस सुनता है तो उसको अपने परिवार की बड़ी चिंता होती है। जब चिंता हुई तो उसने सोचा कि अब क्या करें। तो उसे लगा कि माँ बाप के पास फ़ोन करना ठीक है नहीं, दादा दादी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो फिर उसके दिमाग में आया कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे जाके फ़ोन कर लूँ तो ठीक होगा। तो गांव का एक झोला छाप डॉक्टर था जिसका नाम था राजेंद्र। पारस राजपूत ने राजेंद्र के पास फ़ोन किया, लेकिन शायद पारस को ये बात पता ही नहीं थी कि मेरा फ़ोन सर्विलांस में लगा है। राजेंद्र के पास फ़ोन करता है, फ़ोन करके अपने माँ बाप का हाल लेता है कि भैया गांव में क्या चल रहा है, कैसा माहौल है। राजेंद्र समझाता है कि यहाँ पे राजनीति बहुत ज़ोरों शोरों से तूल पकड़ चुकी है और तुम अगर आओगे तो फंस जाओगे। इसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं भाग जाऊँगा। लेकिन चूंकि इसने अपने फ़ोन से जब फ़ोन किया था तो एक ट्रेन में था। पुलिस वाले जब देखते हैं कि इसकी लोकेशन एक ट्रेन में है तो फिर पता करते हैं कि ट्रेन जाएगी कहाँ। तो पता चला कि ये हरिद्वार जा रही है। उसके बाद हरिद्वार की आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स से इन्होंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद फिर उसी आरपीएफ की मदद से पारस को गिरफ्तार किया। अब ये पूरी कहानी पारस ने सुनाई, गांव के तमाम लोगों ने सुनाई। रूबी ने अभी तक अपना मुंह खोला नहीं है, लेकिन हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की राजनीति ऐसी है
कि ज़बरदस्ती इस केस को भी दलित बनाम राजपूत का रूप दे दिया गया। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ पे खुद ही रोटी सेकने में लगी हुई हैं। जैसे कई सारे लोगों ने ये बात बोली मीडिया के सामने कि राजपूतों ने दलितों को मारा। अब यहाँ पे अगर बेटी खुद संलिप्त है तो फिर राजपूत दलित का कोई एंगल ही नहीं है। ये तो फिर एक सन की प्रेमी है और उसकी मासूका और उसके परिवार की आपसी रंजिश हो गई। लेकिन मीडिया और ये नेता अगर अपने पे आए तो किस मामले को कहाँ लेके चले जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल इस मामले में सबसे अहम बयान अभी रूबी का है। जैसा बयान रूबी का होगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। और अक्सर मैंने सुना है कि कटघरे में आके मासूकाएँ बदल भी जाती हैं। यहाँ देखना होगा कि रूबी लॉयल रहती है या फिर नहीं रहती है। रूबी अपने बॉयफ्रेंड की तरफ जाती है या फिर पारस ने जो पूरी कहानी बताई वो कहानी पूरी तरीके से गलत साबित हो जाती है। अब एक क्राइम की सीन से देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस होगा। खैर, तो मुझे लगा इस कहानी के तमाम जो भी पहलू हैं आपके सामने रखे जाएं। बाकी जैसा अपडेट होगा आपको मैं बताता रहूँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आपको सुनने की पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।